आपके लिए क्वेश्चन है जी, एक क्वेश्चन है, a body of mass m1 moving with the velocity u strikes another body of mass m2 at rest, then both the bodies stick together. Both the bodies stick together and move forward. So find the fractional change in काइनेटिक एनर्जी। एक तो तुम्हें याद होगा, मैंने बेटा तुम्हें ये सीधा क्वेश्चन करवाया हुआ है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी तेरे को करवाया हुआ है, और वो डायरेक्ट फॉर्मूला जो हमारे पास था, वो जो डायरेक्ट फॉर्मूला वो यही था बेटा कि जैसे ये बॉडी जा रही है और ये बॉडी रेस्ट पे है और ये m1 है, ये मोशन में है, m2 रेस्ट पे है, और ये जैसे इसको स्टिक किया तो इसका स्पीड कुछ आ गया स्टिक करने के बाद भी। तो बच्चों तुम्हें मैंने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सीधा बताया हुआ है, माइनस हाफ, याद है, m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर, या u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, जो भी तुम लिखना चाहो। अब इस केस में तुम्हारे पास u2 0 है और ये u1 जो है वो u है, बस आंसर आ गया। इसका वैल्यू पुट कर दो बेटे, तो ये तुम्हारे पास आंसर आ गया, वैल्यूज पुट कर दो, बस आंसर आ गया। क्लियर हो गया? भले इसका नाम तुम 0 पुट कर दोगे, इसका नाम u पुट कर दोगे, बस नेगेटिव साइन शोज दैट देयर इज चेंज इन देयर इज डिक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, एक और पॉइंट है, सुनो, इसमें बोला गया फ्रैक्शनल चेंज, तो बेटा याद रखना बेटा, फ्रैक्शनल चेंज का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शनल चेंज का मतलब क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तुम्हारे पास तो ये वाला है, माइनस हाफ m1 m2 बाय m1 प्लस m2, और u1 का नाम u तुम लिखने वाले हो, u स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ m1 u स्क्वायर। और यहां से जब तुम सॉल्व करके देख रहे हो, हाफ के साथ हाफ कट गया, u स्क्वायर के साथ u स्क्वायर कट गया, m1 के साथ m1 कट गया, तो ये आ गया माइनस m2 बाय m1 प्लस m2, ये आंसर आ गया बेटे। पता क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? बच्चों ओके, देखो एक और क्वेश्चन, हमें एक और क्वेश्चन दिया गया है, छोटा सा क्वेश्चन है कि फाइंड द वेलोसिटी v just after the collision as shown, just after the collision as shown।
इसमें बेसिकली क्या है कि एक बॉडी है, यू स्पीड के साथ जा रही है, और ये बेटा यू स्पीड के साथ जब जा रही है, इसको हिट की, हिट करने के बाद ये ऊपर को गया वी स्पीड के साथ। और ये नो डाउट तुम्हारे पास, ये नो डाउट तुम्हारे पास एक फ्लोर है, और ये ऊपर को वी स्पीड के साथ गया। ऑब्वियस ही बात है, ये इसको स्टिक नहीं कर रहा और कुछ भी नहीं दिया गया, तो तुम मान लोगे ई जो है इसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है। ई का फॉर्मूला तुम पता ही है क्या होता है, v2 माइनस v1 बाई u1 माइनस u2। अब ये फ्लोर है, फ्लोर की इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो और फ्लोर की कोलिजन के बाद वाली वेलोसिटी भी बेटे जीरो। यहां पे वैल्यू पुट कर दो। अब इसमें तुम क्या करोगे, वैल्यूज को पुट कर दो बस, क्या दिक्कत है। v2 तो जीरो ही है, ये लेना तो मॉड ही होता है बेसिकली, ठीक है। तो v2 कितना है, जीरो है। ये ऊपर को जा रहा है, ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, माइनस भी आ गया, डिवाइडेड बाय u1 नीचे आ रहा है, u1 नीचे आ रहा है, और इसको तुम नेगेटिव ले लो, इसको तुम नेगेटिव ले लो, तो इसका लेना तो मॉड ही होता है, और u2 तो रेस्ट पे ही है। फॉर्मूला आ गया v बाई यू, v कितना आ गया बेटे, e u के बराबर, सिंपल फॉर्मूला, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास एक कॉन्सेप्ट आ गया, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक बहुत फेमस क्वेश्चन आता है, बहुत फेमस क्वेश्चन आता है, फाइंड height h1 अटेन बाय बॉल। ये वाला क्वेश्चन ही है, इसको हिट करने के बाद ऊपर को हाइट क्या, अटेन बाय बॉल आफ्टर द कोलिजन, कोलिजन के बाद। सिंपली बोले तो यहां से एक बॉडी जिसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और ये फ्लोर है, और ये जब वापस आया इधर आके हिट किया v स्पीड के साथ या v1 के साथ, और जब ये कोलाइड करके वापस गया तो ये v1 डैश के साथ ऊपर गया। तो यहां पे तो जीरो ही है, पर कोलिजन के जस्ट बिफोर तुम्हें पता ही है, और जस्ट आफ्टर ये वर्ड यूज करते हैं कोलिजन के लिए। तो जब तुम बोलते हो जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर द कोलिजन, तो तुम इसके बारे में क्या लिखने वाले हो, सबसे पहले तुम जैसे इसको h हाइट से ड्रॉप कर रहे हो तो ये ऊपर को जाएगा, यहाँ पे जाके रुक जाएगा, यहाँ पे जाके वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो लेट h डैश बी द हाइट, या h1 बी द हाइट अटेन्ड आफ्टर कोलिजन। फॉर्मूला यूज करोगे कौन सा वाला, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as बेटे। तो सबसे पहले v1 के साथ हाइट कर रहा है, h हाइट से गिर रहा है, तो v1 का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। नाउ ये अब आफ्टर कोलिजन की बात कर रहे हैं, ये h1 हाइट अटेन की, इसने वापस जाने के लिए h1 हाइट अटेन किया बेटा v1 डैश स्पीड के साथ, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो आ गया, और ये आ गया v1 डैश स्क्वायर माइनस 2gh1। यहां से
v1 डैश आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2gh1। तो बाय बेटा डेफिनेशन ऑफ ई क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1 लिखना मॉड ही होता है बाय u1 माइनस u2। वैसे ना भी लिखोगे, वेक्टर की टर्म में भी लिखोगे तभी ये पॉजिटिव ही आता है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं रहता है इसमें, और लिख लीजिए कोई बात नहीं है इसमें। v2 का नाम तुम फ्लोर ले लो, तुम्हारे पास फ्लोर तो रेस्ट पे है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, मॉड ऑफ माइनस v1 बाय मॉड ऑफ u1 तो सिंपली आ गया, मतलब v1 की जगह v1 डैश और u1 की जगह v1, तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2g h1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। फाइनली e का वैल्यू आ गया बेटा स्क्वायर रूट 2g, स्क्वायर रूट 2g कट गए, तो सिंपल आ गया स्क्वायर रूट ऑफ h1 बाय h, बोले दो स्क्वायरिंग कर दो, h1 का आ गया e स्क्वायर h। इसको याद रखो, ये आफ्टर वन कोलिजन, आफ्टर वन कोलिजन, जब पहली कोलिजन हुई, जब बेटे पहली कोलिजन हुई तब की बात की जा रही है। और अगर तुम्हें ये बोल दिया जाए फाइंड द हाइट अटेन्ड आफ्टर सेकेंड कोलिजन, बच्चों याद रखना ये मतलब बहुत फंडामेंटल है, एनसीईआरटी लेवल का पेपर का क्वेश्चन है, तुम्हें बोर्ड में पूछा जा सकता है जो तुम्हारे स्कूल में पेपर होने वाले हैं। बहुत ही पेट क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर लो और इसको समझ भी लो। अभी क्या हुआ, तुमने बॉडी को ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी 0, हिट किया, हिट करने के बाद इसकी यहाँ पे स्पीड v1 आई, अब ये वापस गया v1 डैश के साथ, तो ये ऊपर हाइट h1 अटेन किया, ये था h, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर से हिट करेगा, नो डाउट फिर से v1 डैश के साथ ही हिट करेगा, सॉरी v1 के साथ ही हिट करेगा, पर अब जब ये ऊपर जाएगा तो अब इसका स्पीड आ जाएगा v2, v2 के साथ ऊपर जाएगा और हाइट अटेन करेगा h2, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो फिर से वही चीज आएगी, e का फॉर्मूला आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2gh2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2gh1, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दोगे तो h2 का वैल्यू बेटे e स्क्वायर h1 आएगा। अब तुमने h1 की वैल्यू तो तुम्हें निकाली हुई है अभी ऊपर, e स्क्वायर h होती है, तो इस वजह से बेटा तुम्हारे पास h2 का वैल्यू पुट कर दो, e की पावर 4h आ जाएगा, h was the initial height, h was the initial height, तो ये तुम्हारे पास बेटा e की पावर 4h रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों, ये रिजल्ट आ गया। अब इसी में ये बोला गया कि ये बताओ कि फाइंड द, जैसे ये कोलिजन किया, इसने h हाइट कवर किया, फिर h1 ऊपर गया, फिर h1 नीचे आया, तो कितना हाइट कवर किया, h1 जाने का वापस आने का भी h1, टोटल हाइट कितना आ गया 2h1। तो तुम्हें ये बोला जा रहा है फाइंड द बेटे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रेस्ट पे आने से पहले। तुम देख पा रहे हो, हम लोग ये मान लेते हैं थ्योरेटिकली मान लेते हैं ये जो बॉल है ऐसे आ रहा है, नीचे को स्ट्राइक कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर ऐसे करके इट गोज ऑन लाइक दिस। तो हम थ्योरेटिकली मान लेते हैं कि ये एक इनफाइनाइट मतलब कोलिजन्स ले रहा है, ठीक है, इनफाइनाइट। तो इस वजह से जब तुम इसको लिखोगे तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन्फिनिटी कितना आएगा, ये h है,
तो ये H1 है, ये भी H1 है, तो ये आ गया। टोटल डिस्टेंस कितना आया, पहले H डिस्टेंस कवर किया, फिर H1 ऊपर गया, फिर H1 नीचे आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया इसने बेटा, 2 टाइम्स H1। फिर दोबारा से H2 ऊपर गया, H2 नीचे आया, 2 टाइम्स H2, सो ऑन करके ऐसे इन्फिनिटी तक आया डिस्टेंस। अब तुमने सारी इक्वेशन को अगर H1 की टर्म में लिखना है तो तुम्हें पता है बेटा H1 का वैल्यू जो था, तुमने अभी लिखा था थोड़ी देर पहले, कि H1 का वैल्यू जो है वो कितना होता है, H1 का वैल्यू स्क्वायर E स्क्वायर H होता है। और H2 का वैल्यू कितना है, देखो ऊपर, E की पावर 4H, पहले के हिसाब से बोलते हैं ना, तो 2 टाइम्स E की पावर 4H, भले ये ट्वाइस 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 करके हो रहा है। और लास्ट में जो इन्फिनिटी तक हम मानते हैं, इट गोज ऑन लाइक दिस ओनली, ये ऐसे ही चलता रहेगा। इट मींस बेटा डिस्टेंस जब तुम इन्फिनिटी का लिखना चाहते हो, H तो हर जगह पे कॉमन है, इसको बाहर लिख दो। H ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, या ऐसे लिख दो, H को ऐसे रहने दो, यहां पे 2 और H कॉमन है, 2 और H को कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में तुम्हारे पास क्या रह गया, E स्क्वायर प्लस E की पावर 4, अगर आगे का लिखते तो अब E की पावर 6 होता, एंड सो ऑन। तो ये बेटा तुम्हारे पास ना एक जीपी सीरीज बन गई, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। मैं बता देता हूं तुम्हें क्या होता है, अभी बताने लगा हूं। फॉर्मूला आता है बेटा, मेडिकल वाले बच्चों की आंखों में पानी नहीं आना चाहिए, उनको खुश होना है कि सिंपल फॉर्मूला देखना है, बस कुछ नहीं करना। जीपी सीरीज में होता क्या, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं इसको। मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं क्या है। पहली टर्म अगर ई स्क्वायर है, दूसरी ई की पावर 4 है, दोनों की रेशियो कितनी आई, ई की पावर 4 बाई ई स्क्वायर है, ई स्क्वायर। अब आगे वाला ई की पावर 6 है बाई ई की पावर 4, फिर से रेशियो कितनी आई, ई स्क्वायर। तो ऐसी सीरीज जिसमें दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट रहे, उसको बोल देते हैं जीपी सीरीज। ठीक है, बस अब हम आंसर लिखते हैं। अच्छा एक चीज याद रखना, सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स फॉर जीपी सीरीज कुछ होता है, ये होता है a by 1 minus r. A is called as the first term and r is called as the common ratio. It's called as the first term and is called as the common ratio. अब देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं s इन्फिनिटी, ये फॉर्मूला है बेटा, तुम्हें हंसते हंसते याद करना है, हंसना साथ में, ठीक है। h प्लस 2h, अब फर्स्ट टर्म तुम्हारे पास यहां पे कौन है, ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉमन रेशो कितनी आ गई, 1 माइनस कॉमन रेशो भी ई स्क्वायर आ गया, ये आ गया। अब तुम इसको सॉल्व करोगे, h बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस 2e स्क्वायर बाय 1 माइनस ई स्क्वायर। जबरदस्त पॉइंट ये बन गया, 1 माइनस ई स्क्वायर ऊपर चला गया, ये आ गया 1 प्लस ई स्क्वायर बाय 1 माइनस ई स्क्वायर, और ये तुम्हारे पास हमारी जिंदगी का आंसर आ गया कि इन्फिनिटी टर्म्स के लिए अगर हमें डिस्टेंस निकाला जाए, मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन स्कूल के पेपर में टीचर डालता ही डालता है, ये वाला क्वेश्चन, चाहे ऑब्जेक्टिव में सीधा पूछ ले चाहे वैसे। क्लियर हो गया बच्चों? सर हाँ बेटा, सर आपने सम ऑफ इंफिनिटी तो उसका फॉर्मूला आपने डायरेक्ट लिखा है? हाँ बेटा ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है बेटा। मतलब ये इसमें जीपी सीरीज जो नॉन मेडिकल वाले बच्चे होते हैं उनको पता होता है, मेडिकल वाले बच्चों को नहीं पता होता, बिकॉज ये हमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है तो उसको करवाया नहीं जाता, लेकिन कभी कभी जीपी सीरीज के बारे में बोल दिया जरूर जाता है। तो
और उसका फॉर्मूला सीधा बस यही याद करना है, ठीक है, इन्फिनिटी का। ठीक है सर। पाँच में तो 1 माइनस आर रेज़ टू पावर n भी होता है। नहीं, वो बेटा होता है फॉर एन टर्म्स, अगर इनफाइनाइट टर्म्स होगी तो ये होता है, पता लगा? ये सर फिर तो डायरेक्ट होगा ना, तो इनफाइनाइट 1 आ जाएगा ना, तो 1 माइनस 1 0 होगा। हाँ, हेलो भैया, के इनफाइनाइट टर्म्स के लिए बोला जा रहा है, इनफाइनाइट टर्म्स के लिए ये फॉर्मूला होता है। यस सर। ओके, ठीक है। आई थिंक आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा होगा ये तो, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत, बस ये फॉर्मूला याद कर लो, बस कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, क्योंकि हमारे पास फिजिक्स में हमें इसको ड्राइव करने का नहीं है ना, नॉन मेडिकल में अगर जैसे हम मैथ्स में करेंगे तो मैथ्स में तो करते करते हैं, पर अभी हम लोग मैथ्स का नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट फॉर्मूला, फॉर्मूला में है क्या और उसका फॉर्मूला क्या है। अभी देखिए एक और क्वेश्चन करवाएं बेटा आगे, सॉरिश। यस ओके बेटा, फाइंड द टोटल टाइम in which ball nearly stops, बॉल जो है नियरली स्टॉप कर जाए, हमें ये टाइम निकालना है। तो ऑब्वियसली बात है बेटा, जब तुम इसको ड्रॉप कर रहे हो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, और यहां से जब ये गिरेगा नीचे h हाइट से, तो बेटे इसको टाइम कितना लगेगा यहां से यहां तक गिरने के लिए, तुम्हें पता ही है, स्क्वायर रूट ऑफ 2h/g, फॉर्मूला पढ़ा हुआ ना, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। जब u तुम्हारे पास 0 है तो s का नाम तुम h लिख सकते हो, h का वैल्यू कितना आ गया, हाफ gt स्क्वायर, यहां से t आ गया 2h/g का स्क्वायर रूट। ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं। ये 2h/g आ गया। तो यहाँ पे बेटा तुम टाइम जब निकालोगे तो क्या होगा, यहां से यहां तक आने का टाइम 2h/g है, फिर यहां से ये ऊपर जाएगा, फिर जितना ऊपर जाएगा फिर से उतना ही वापस आएगा। तो अगर ये h1 और ये h1 हाइट है तो ऊपर जाने का टाइम भी वही आएगा 2h/g, और वापस आने का टाइम भी वही आएगा 2h/g। इस वजह से तुम इसको कैसे लिखने वाले हो, स्क्वायर रूट ऑफ 2h/g प्लस ऊपर जाने का टाइम भी वही होगा, वापस आने का टाइम भी वही होगा, तो 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2h1/g, फिर h2 हाइट आ जाएगी और सो ऑन करके, क्योंकि इन्फिनिटी तक हम इन टर्म्स को लिखने वाले हैं। अब तुम टोटल टाइम जब निकालना चाहोगे तो बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 2h/g तो आएगा 2, अब h1 का वैल्यू तुमने h की टर्म में लिखा हुआ है ऑलरेडी, कितना होता है e²h/g, और h2 का वैल्यू तुमने लिखा हुआ है, क्या होता है e⁴ h/g एंड सो ऑन करके इनफाइनाइट टर्म्स। तो इसको अब तुम कैसे सॉल्व करने वाले हो, स्क्वायर रूट ऑफ 2h/g तो आएगा प्लस कॉमन टर्म्स इसमें जो है मैं उसको ले रहा हूं, तो बाकी सारी टर्म्स को इसमें ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 e² h/g, ये पहली वाली टर्म मैंने कॉमन ले ली सारी की सारी। अब ब्रैकेट में क्या आएगा 1 इसकी जगह पे, प्लस ये फर्क ये पड़ेगा, अब e² का स्क्वायर रूट कर दोगे तो क्या आएगा e आएगा, फिर e² आ जाएगा, फिर मतलब e³ आ जाएगा, सो ऑन करके इन्फिनिटी टर्म्स। अब ये फिर से एक तरह से तुम्हारे पास जीपी सीरीज बन गई, जैसे मैंने तुम्हें बोला जीपी सीरीज में क्या होता है, कॉमन रेशो,
यहां से कॉमन रेशो की वैल्यू ई आएगी। ये सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म ई है। ई बाय 1 इज व्हाट? ई। थर्ड टर्म ई स्क्वायर है, सेकंड टर्म ई है। ई स्क्वायर बाय ई इज आल्सो ई। रेशो तो वही आ रही है। इस तरह से तुम्हारे पास जो टोटल टाइम आएगा बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 2h by g प्लस 2 times स्क्वायर रूट ऑफ 2e square h by g इंटू, अभी फॉर्मूला करवाया था, a by 1 minus r। a का मतलब फर्स्ट टर्म। अब तुम्हारे पास फर्स्ट टर्म कितनी है? 1। फर्स्ट टर्म कितनी है बेटा तुम्हारे पास? 1 बाय 1 माइनस आर। अब कॉमन रेशो कितनी है तुम्हारे पास? e। 1 माइनस e आ गया। और जब तुम इसको सॉल्व करोगे बेटा, जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 2h बाई जी दोनों में कॉमन है, बाहर लिख देंगे। यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और ये ई स्क्वायर का स्क्वायर रूट ई आ जाएगा। तो इस वजह से ये आ जाएगा 2e बाय 1 माइनस ई। तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2h बाई जी 1 minus e plus c. It is like 1 plus c by 1 minus c. So this is the time. This is the time. Okay? बच्चों, ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? तो ये रिजल्ट तुम्हारे पास आ गया। यहां तक किसी को कोई डाउट या क्वेरी है तो बताओ बेटा। बच्चों, यहां तक कोई डाउट या क्वेरी? नहीं है? चलो ठीक है। देखिए एक और क्वेश्चन। अब कोलिजन का थोड़ा सा फंडामेंटल मैंने तुम्हें करवा रखा है पहले से। इसका नाम तुम लिखते हो, क्या नाम लिखते हो? कॉमन नॉर्मल, कॉमन टेंजेंट। ये कॉन्सेप्ट के साथ हम कोलिजन के 1-2 क्वेश्चंस करते हैं, जबरदस्त वाले। क्वेश्चन है तुम्हारे पास कि फाइंड द velocity of the sphere 1 after collision if collision was perfectly elastic. Find the velocity of the sphere 1 after collision if collision was perfectly elastic. कि अगर तुम्हारे पास परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो बताओ क्या चलेगा जिंदगी में। क्वेश्चन तुम्हें ऐसे दे रखा है। एक, अब तुम्हें बॉडीज दे रखी है। एक ये बॉडी दे रखी है, क्वेश्चन के अंदर दिया रखा है बेटा। और ये दे रखा है कि ये बॉडी इधर को, ये बॉडी ऐसे इधर को 4 मीटर पर सेकंड के साथ जा रही है और दोनों का मास m है। अब जब ये बॉडी इधर को जा रही है, तुम्हारे पास यहाँ पे एक और बॉडी है और इसका भी मास m है।
अब जब ये बॉडी इधर को अप्रोच करेगी ऐसे और ये रेस्ट पे है, जब ये बॉडी इसको अप्रोच करेगी बेटा, कोलिजन के दौरान क्या होगा, ये तुम्हें दे रखा है बेसिकली क्वेश्चन में। तो कहता है कोलिजन कुछ ऐसा हो रहा है कि ये 4 मीटर पर सेकेंड है, और नो डाउट तुम्हें याद होगा जब लोग तुम छोटे बच्चे थे तो तुम्हें कोलिजन के दौरान ये चीज बताई गई थी, एक तुम्हारे पास कॉमन नॉर्मल होता है और एक कॉमन टेंजेंट होता है, और तुम्हें यह भी बताया गया था कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ये भी तुम्हें ये चीज के बारे में बताया गया था। अब देखो करना कैसे है, ये तो क्वेश्चन में दे रखा है बेटा, ये 30 डिग्री है, ये दे रखा है तुम्हें। अब करोगे क्या, फैक्ट्स को यूज करो, सिंपली खुश हो जाओ। 4 के कंपोनेंट्स ले लो, एक इधर कंपोनेंट आ गया तुम्हारे पास कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग, ये वाला कितना 4 cos 30, और एक आ गया इधर को 4 sin 30। समझते जाना बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। तो ये 30 डिग्री तुम्हें दे रखा है कि ऐसा इसका कोलिजन हो रहा है, और जैसे ही कोलिजन हुआ तो इसका जो पहले तुम्हारे पास जैसे u1 जो था वो 4 था, कोलिजन के इमीडिएट बाद इसका जो वेलोसिटी है v1 क्या होगा इसका, मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूं। तुम्हें 2 बॉल्स दे रखी हैं जिनका मास सेम है, और ये बॉल जो है 4 मीटर पर सेकंड के साथ जा रही है, और ये कुछ ऐसा कोलाइड कर रही है कि जब जहां पे इंपैक्ट हो रहा है वो लाइन और जिस तरफ ये वेलोसिटी है उन दोनों के बीच में 30 डिग्री एंगल है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो तुम्हें पता ही है जब तुम्हें कोई वेक्टर ऐसे दिया जाएगा 4 और ये एंगल तुम्हें 30 दिया जाएगा, तो 4 का इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा 4 cos 30, और 4 का इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा 4 sin 30, और क्योंकि हॉरिजॉन्टल के साथ अब इसका ये एंगल 60 डिग्री आएगा, क्योंकि टोटल तो 90 होता है। अब पॉइंट सुनो जबरदस्त, फाइनली इसका आंसर कैसे निकाला। तो तुम्हें कुछ याद होगा, सदियों पुरानी बात है कि कॉमन नॉर्मल में हम लोग बोलते थे ई का कॉन्सेप्ट लगता है, कॉमन टेंजेंट में हम ये बोलते थे कि component of velocity before and after collision are unchanged, वो चेंज ही नहीं करते, चेंज ही नहीं करते, वो चेंज ही नहीं करते, इसको याद रखना जरूरी है। अब होगा क्या, मैं तुम्हें जो बताने वाला हूं, तुम्हें यह भी बताया था बेटा मैंने, एक चीज ये भी बताई थी याद हो तो, कि जब आइडेंटिकल बॉडीज कोलाइड करती हैं, जब आइडेंटिकल बॉडीज कोलाइड करती हैं तो हमने ये पढ़ा हुआ है आइडेंटिकल बॉडीज कोलाइड करने पे, आइडेंटिकल बॉडीज कोलाइड करने पे, आइडेंटिकल बॉडीज कोलाइड करने पे इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज, interchange their velocities after collision, interchange their velocities after collision। तो मैं तुम्हें थोड़ा सा ये चीज मैं दोबारा से शेयर करना चाहूंगा कि जब तुम्हारे पास ये वाला जो बॉल इधर को आ रहा था, अब इसके इधर कोलिजन हो गया नो डाउट, और ये ऐसे और ये ऐसे, और ये एंगल तुम्हें 30 डिग्री दे रखा है,
और ये 4 दे रखा है, तो 4 का इधर कंपोनेंट आ गया 4 cos 30 और 4 का इधर कंपोनेंट आ गया 4 sin 30। जब ये कोलाइड कर गया तो कोलिजन के बाद, अब ये बॉडी नाम मैं ए दे रहा हूं, अब कोलिजन के बाद की मैं बात कर रहा हूं। आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन क्या हुआ कि ए बॉडी के पास एक वेलोसिटी इधर को रह गई जो कि 4 sin 30 है, क्योंकि ये कॉमन टेंजेंट के अलोंग है, और ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये 30 था तो ये 60 है, ये ए बॉडी के पास। और तुम बोलोगे सर 4 cos 30 का क्या हुआ, तो मैं बोलूंगा बेटा 4 cos 30 क्या हुआ कि जो ऑलरेडी एक बॉडी इधर था कॉमन टेंजेंट के अलोंग, उसको ये कंपोनेंट मिल चुका है 4 cos 30, जो कि ये एंगल 30 डिग्री, क्योंकि हमने पढ़ा ना आइडेंटिकल बॉडीज जब कोलाइड करती हैं इलास्टिकली जब भी कोलाइड करती हैं बेटा, देन दे इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज, कि वो अपनी वेलोसिटीज को बेटे इंटरचेंज कर देती हैं, वो अपनी वेलोसिटीज को क्या कर देती हैं, इंटरचेंज। तो ये आ गया 4 sin 30 और ये आ गया 4 cos 30। ओके, तो तुम्हें बोला गया था इसका कंपोनेंट्स बताओ, तो देखो, तो मान लो इस तरफ तुम्हारे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये बॉडी इधर को जा रही है 4 sin 30 के साथ, और x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, ये 60 डिग्री। सो v1 का वैल्यू किसके बराबर आ गया, 4 sin 30। अच्छा 4 sin 30 कितना आएगा, sin 30 1/2 होता है तो 2 आएगा, तुम इसको लिख सकते हो, इट इज 2 cos 60 i cap plus 2 sin 60 j cap. What is 2 cos 60? 2 into 1/2 i cap, 2 into square root 3/2 j cap. यहां से तुम्हारे पास जो v वेक्टर है वो आएगा i cap plus square root 3 j cap. ये रिजल्ट आएगा, वेरी सिंपल रिजल्ट। बच्चों ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? ये रिजल्ट आ गया। ओके, इट इज अ वेरी वेरी सिंपल रिजल्ट। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन और करवाता हूं इसी के बेस पे, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी in this collision shown below, where E का वैल्यू तुम्हें बेटे 1/3 दे रखा है। ये जबरदस्त क्वेश्चन है, दिमाग लगाओगे खुश हो जाओगे। क्वेश्चन में तुम्हें अब ये इलास्टिक कोलिजन नहीं दे रखा है, तुम्हें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। ये इधर आ गया, अब मैं कोलिजन का ही इंस्टेंट शो करता हूं, और हमारे पास ये दूसरा, ये बॉल का कोलिजन तुम्हें बता दिया गया है, और इसके सेंटर से इसके सेंटर तक तुम जब को लाइन ड्रॉ करने वाले हो बेटे,
इसका नाम तुम कॉमन क्या रखने वाले हो, कॉमन नॉर्मल। और ये तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है बेटे, ऐसे लाइन ड्रॉ करो, ये ड्रॉ करो, ये देखो ये भी आर है, ये भी आर है, टोटल 2r हो गया, ये आर है, तो ये एंगल कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। समझ पा रहे हो ना, क्योंकि देखो ना साइन 30 आ जाएगा ना बेटे, साइन थीटा, साइन थीटा कितना आएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन है, आर, और बेस कितना है, हाइपोटेन्यूज कितना है, ये भी आर है, रेडियस आर है, ये भी आर है, ये 2r आ गया बेटे, तुम्हारे पास ये 1/2 हो गया। तो साइन थीटा 1/2 कब होता है, जब थीटा 30 डिग्री हो, क्योंकि आइडेंटिकल बॉडी सी है। अच्छा, अब हमें कॉन्सेप्ट पता है, कॉन्सेप्ट पता है, दो चीजें ड्रॉ करते हैं हमेशा, कौन कौन सी, कॉमन नॉर्मल, कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट वेलोसिटी कंपोनेंट्स बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन remains unchanged, और कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग we apply the concept of coefficient of restitution which is E। बस ये दो चीजें दिमाग में बिठानी है, बस कहानी खत्म, जबरदस्त। तो हुआ क्या, हुआ क्या, तुम्हें ये दे रखा था पहले से कि जैसे ये मास 2 kg है, क्वेश्चन में दे रखा है बेटा, ये टेंशन नहीं लेनी, ये 4 kg मास है, ये तुम्हें दे रखा है ऑलरेडी। तो हुआ क्या, जैसे कोलिजन हुआ, जैसे ही कोलिजन हुआ तो तुमने ये बोल दिया सर ये तो इधर को 4 मीटर पर सेकंड के साथ जा रहा था, तो कोलिजन जब इसके साथ होगा तो यहाँ पे इसकी स्पीड v1 हो जाएगी, लेट मी कंसिडर, पर यहाँ पे इसकी स्पीड अब 4 sin 30 आ जाएगी, विच इज 2, sin 30 1/2 होता है, और 4 × 1/2 is 2, ये आ जाएगी ये वाली बॉडी की। और जो ब्लू बॉडी है हमने ड्रॉ की हुई, ब्लू बॉडी के लिए, क्योंकि ब्लू बॉडी तो पहले से रेस्ट पे ही थी, ब्लू बॉडी तो पहले से रेस्ट पे ही थी, सॉरी ये ब्लू बॉडी बेटा पीछे को आ रहा था, ये ब्लू बॉडी पीछे को आ रहा था 2 के साथ। तो तुम बोलोगे सर जब ये कोलाइड करेगा, लेट मी कंसिडर ये इधर को जा रहा है v2 के साथ, और ये जब इधर को आ रहा था ऐसे करके 2 के साथ, और ये एंगल हमने ड्रॉ किया था ये 30 है, तो ये वाला एंगल भी जब तुम देखोगे ऐसे करके वो भी 30 आ जाएगा, क्योंकि ये एंगल भी 30 बनाया था तूने, तो ये वाला एंगल भी तुम 30 बनाओगे, ऑल्टरनेट एंगल आ जाएंगे ना। ये 2 आ गया बेटे, इसका जो इधर को वेलोसिटी आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 sin 30, 2 sin 30, sin 30 क्या होता है 1/2, तो 1 आ गया। इट मींस तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा था कि ये बॉडी इधर को 4 के साथ जा रही है और ये बॉडी इधर को 2 के साथ जा रही है, ये तुम्हें दे रखा है। जैसे ये दोनों कोलाइड करे तो तुम्हारे पास कुछ हलचल हुई। कॉमन टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी के कंपोनेंट्स बिफोर आफ्टर कोलिजन कभी चेंज नहीं करते, और हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं। अब मैं तुम्हें फाइनली आफ्टर कोलिजन के बाद क्या हो गया मैं तुम्हें वो बताने वाला हूँ, वही जो अभी पहले भी बताया। ये जो ब्लैक बॉडी है हम लोग मानेंगे एक कंपोनेंट तो इधर आएगा 2 और एक आ जाएगा इधर को जो कॉमन, ये कॉमन टेंजेंट के अलोंग आ जाएगा और ये कॉमन नॉर्मल के अलोंग आ जाएगा v1, और एक आ जाएगा ब्लू बॉडी, एक आ जाएगा ब्लू बॉडी। ब्लू बॉडी जा इधर को रहा था पर उसका एक कंपोनेंट इधर को आ जाएगा 1, और लेट इट बी एक इधर को कंपोनेंट आ जाएगा v2 और ये इधर को 1 आ जाएगा। अब फाइनली तुम क्या लिखने वाले हो, देखो conservation of momentum, conservation of momentum along the मैंने तुम्हें पहले बोला हुआ है, कई बुक्स लाइन ऑफ इम्पैक्ट भी बोलती हैं, और जैसे हम लोग काफी बार कॉमन
नॉर्मल वर्ड यूज कर चुके हैं। तो बेसिकली हमने यही पढ़ा था इसमें कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी अप्लाई करते हैं, और सेकंड कॉन्सेप्ट कौन सा लगता है, मोमेंटम कंजर्वेशन भी कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग ही लगाया जाता है। मोमेंटम कंजर्वेशन भी कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग लगाया जाता है। बस कहानी खत्म। अब देखो इसका मास तुम्हें दे रखा था, ये 2 kg है और ये 4 kg है। कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग इसका 2 है, अच्छा 2 है और सब कुछ लिखेंगे, ठीक है। अब सुनो, पहले बिफोर कोलिजन ये बॉडी इधर था, सुनना एक बार, जबरदस्त पॉइंट है, और ये बॉडी इधर था और ये ऐसे आ रहे थे, ऐसे आ रहे थे। और जब ये तुम्हारे पास 4 के साथ आ रहा है, ये 2 के साथ आ रहा है, और इसका ये स्पीड तुम्हें 2 दे रखा है और इसका मास 4 kg दे रखा है। अब हुआ क्या, जब ये इधर आ रहे थे तो बिफोर कोलिजन की बात हो रही है, जस्ट बिफोर कोलिजन। तो जस्ट बिफोर कोलिजन क्या हुआ, इसका स्पीड इधर को क्या था 4, इसका स्पीड इधर को क्या था 2, और ये लाइन आ गई कॉमन नॉर्मल, और ये एंगल भी 30, ये एंगल भी 30। अब क्योंकि एक राइट साइड जा रहा है, दूसरा लेफ्ट साइड जा रहा है, तुम क्या मानोगे, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव, तो लेट इट बी, हम लोग राइट साइड को पॉजिटिव ले लेते हैं। तो क्या लिखने वाले हो, क्या लिखने वाले हो, तुम बोलोगे सर ये आ जाएगा इनिशियल मोमेंटम, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है ना, तो हमें कंपोनेंट लेना पड़ेगा, किसके लॉन्ग, इसके लॉन्ग कंपोनेंट लेना पड़ेगा, कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग कंपोनेंट लेना पड़ेगा। कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग कंपोनेंट कितना आएगा बेटा 4, मास इसका 2 है, 2 × 4 × sin 30, और ये साथ में माइनस आ जाएगा, ये 2 है ये 4 है, और ये आएगा माइनस 2 × 4 या 4 × 2 मास वेलोसिटी 4 × 2 साथ में sin 30, ये तो 0 ही हो गया, इजिकल टू मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं इसके लिए, मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग कॉमन नॉर्मल, जो मैंने लाइन ड्रॉ की हुई है। तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को इक्वेट करोगे, इनिशियल मोमेंटम कितना आ जाएगा 2 मास है, 4 वेलोसिटी है, 2 4 8 sin 30, और ये लेफ्ट साइड जा रहा है तो माइनस लिखना पड़ेगा क्योंकि ऑपोजिट जा रहा है। अब कोलिजन के बाद क्या हुआ तुम्हें बताइए, जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, हमने माना इधर को इसका स्पीड अब v1 हो गया और इसका स्पीड इधर को v2 हो गया, मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी स्पीड की, लेट कर दी, तुम्हारे पास ये आ गया, इसका मास 2 था 2v1, इसका मास 4 था तो 4v2, तो ये एक इक्वेशन आ गई। अब ये तो कट गया, 0 हो गया बेटा, ये तो 0 हो गया, ये तुम्हारे पास आ गया v1 + 2 × v2, ये एक इक्वेशन बन गई तुम्हारे पास कॉमन नॉर्मल के लॉ। और एक चीज, फर्स्ट इक्वेशन लिख दी, सेकंड कौन सी लिख सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। अच्छा इसको कैसे करेंगे हम लोग, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ये आ गया, ये आ गया, सेपरेशन की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, तो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन में ये इधर को आ रहा था और ये ऐसे करके इधर को जा रहा था, और आफ्टर कोलिजन के बाद जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, ये इधर को गया और ये इधर को गया v1 और v2 के साथ। इस तरह से जब तुम इसका वैल्यू लिखोगे
तो तुम लिखने वाले हो कोई फॉर्मूला v2 माइनस v1 बाई u1 माइनस u2, पर इसमें डायरेक्शन का ध्यान रखना, ये v2 और v1 तो चलो सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो v2 माइनस v1 आ जाएगा, और ये u1 और u2 दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये इधर को जा रहा था बेटा 4 के साथ और ये एंगल था 30, तो इधर कितना आ गया 4 cos 30। अब ये इधर को जा रहा था 2 के साथ, ये एंगल 30, तो इधर को कितना आ गया 2 sin 30, 2 cos 30। तो फाइनली तुम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या लिखोगे, v2 माइनस v1 बाय 4 cos 30। व्हाट इज cos 30? √3/2। ये बेटा 2√3 cos 30 इज 1/2, 2 to 1, ये आ गया। और एक कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन तुम्हें पता ही है क्या होता है, 1/3 तुम्हें दे रखा है क्वेश्चन में ना। तो यहां से तुम इसका वैल्यू निकाल दोगे तो कितना आ रहा है देखना एक बार, इसका वैल्यू निकाल लेना बेटा, देखना कितना आ रहा है। ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 4 cos 30 कितना होता है cos 30, √3/2, 2 चल गया, 2√3 और 2 आ गया, 1 आ गया, ठीक है बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। अच्छा वो भी तो cos 30 है भाई, ये भी तो √3 आएगा ना, बिल्कुल ठीक है। तो अब v2 माइनस v1 किसके बराबर आ गया, √3 कॉमन आ गया, तो 3 के साथ 3 कट गया, देख सकते हो है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना बेटे, इसको बेटे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना इधर ऐसे, तो रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस तुम्हारे पास बन चुकी हैं। इसमें v1 का वैल्यू -2/√3 आएगा। माइनस का मतलब क्या होगा कि तुम माना था v1 इधर जा रहा है, पर ये इधर नहीं जा रहा है, ये ऊपर को जा रहा है, ऑपोजिट जा रहा है। और जब तुम v2 का वैल्यू निकालोगे तो वो बेटे 1/√3 आएगा प्लस के साथ, उसका मतलब तुमने जो डायरेक्शन लिया था वही आएगा। और as you know change in kinetic energy takes place, change in kinetic energy takes place along the common normal only, along the common normal only। तुम लोग क्या करोगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखोगे, बट अलोंग कॉमन नॉर्मल। शॉर्टकट तुम्हें बता दिया ना, टोटल एनर्जी लिखने की जरूरत ही नहीं है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, हाफ, मास कितना आएगा 2 kg इंटू v1 इंटू v1 स्क्वायर प्लस हाफ, एक का मास 4 है, v2 स्क्वायर माइनस इनिशियल हाफ, मास कितना 2, और 4 का कंपोनेंट अलोंग कॉमन नॉर्मल क्या लिखा था तुमने अभी, 4 cos 30 उसका स्क्वायर प्लस हाफ 4 इंटू 2 cos 30 का स्क्वायर, बस इसका आंसर निकाल लेना। v1 v2 तुम्हें दे ही दिया है, सारी वैल्यूज दे दी। ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड दिस वैल्यूज कम्स आउट टू बी 16 जूल बेटा, इसको याद रख लेना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, बस अभी 2-4 अच्छे क्वेश्चंस रह गए, फिर ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया। आज कल हो जाएगा बेटा खत्म। ठीक है बेटा, कोई डाउट और क्वेरी है तो जल्दी जल्दी बता दो बेटा, जल्दी जल्दी से। एनीथिंग यू पीपल वांट टू आस्क बेटा।